नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज में। ऑल सब्जेक्ट रिवीजन थ्रू PYQ MCQs। अभ्यास सीरीज का ये सेकंड सब्जेक्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम चैप्टर सेकंड तक पहुंच गए। चैप्टर 1 हमारा सोलर सिस्टम था और सोलर सिस्टम के हमें PYQs बहुत डिटेल में किए हुए हैं। चैप्टर सेकंड प्लैनेट्स का 50 PYQs कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक द लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन। बोल रखा है कौन सा प्लैनेट है जो सबसे कम टाइम लेता है सन के रिवॉल्व होने में, सन के ऑर्बिटर को कंप्लीट करने में। तो देखिए सन है, जो सबसे पास में प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी और सबसे दूर है वो है नेपट्टून। जो सबसे पास में उसका ऑर्बिटल लेंथ कम होगी, वो जल्दी से चक्कर लगा लेगा सन का। जो नेपट्टून है वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसकी ऑर्बिटल लेंथ ज़्यादा है। जो सबसे पास में है, जो सबसे ज़्यादा पास में उसकी ऑर्बिटल लेंथ कम। जितनी ऑर्बिटल लेंथ कम उतना कम टाइम। तो कौन सा हो जाएगा? मर्क्यूरी। कितने डेज लेता है? 84 डेज। ठीक है। और नेपट्टून तो बहुत ज़्यादा साल लेता है, 240 ईयर्स के लगभग। तो ध्यान रखिएगा क्या आंसर है फर्स्ट का बी, मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टू प्लैनेट्स हैव नो सैटेलाइट्स आर। देखिए मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। जो पहले के दो हैं, जो पहले के दो सैटेलाइट्स हैं, जो पहले के दो प्लैनेट्स हैं उनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट्स। अर्थ से स्टार्ट हो जाता है, सैटेलाइट्स का। अर्थ के पास कितनी है? 1। मार्स के पास कितनी है? 2। ऐसे करके हमारे स्टार्ट हो जाता है अर्थ से। लेकिन पहले के दो प्लैनेट्स में कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, मार्स और वीनस पे। तो इसका आंसर क्या आता है? मार्स एंड वीनस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट्स। अभी मैंने बताया था पहले के दो कौन से मरकरी और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून नहीं है। तो आंसर क्या है यहाँ पर? वीनस। ये जो PPSS में 2016 में पूछा गया। देखो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा हल्के, बहुत ज़्यादा तिरछू टाइप के, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इनको इग्नोर कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो ध्यान रखिएगा किसी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, consider the following statement. The albedo of an object determine its visual brightness when viewed with the reflected lights. Second, the albedo of the mercury is much greater than the albedo of the earth. देखो मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि एल्बिडो और ब्राइटनेस का क्या रिलेशन है। मैं यहाँ पर आपके सामने 3 डायग्राम बनाऊंगा, 1 और 2। ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है। यहाँ से 100% लाइट आ रही है। कितनी परसेंट आ रही है? 100% सनराइज गिर रही है यहाँ पर। और ऑब्जेक्ट से कम 12% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ध्यान रखो 100% लाइट आ रही है और उस ऑब्जेक्ट से 12% रिफ्लेक्ट हो रही है। यह ऑब्जेक्ट सेकंड, यहाँ से 100% लाइट आ रही है और इसके 75% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट, ये आ रहा है हमारा 100% सनराइज और इसकी कम से कम 30% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखो एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो होता है कि कितने अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, एल्बिडो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, कितने अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है किसी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। खासकर एल्बिडो हम यूज़ करते हैं प्लैनेट्स को और मून को लेके। ठीक है, एल्बिडो किसके लिए होती है? एल्बिडो हम यूज़ करते हैं मून्स के लिए और प्लैनेट्स के लिए। अब देखिए जितने ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग शीशे में देखते हैं, शीशे में आप लगाते हो तो लाइट जो होती है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, उतना ज़्यादा चमकीला होता है। अगर आप दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती लाइट को। और भी मतलब जैसे मान के चलो आप बुक को ले लो, बुक पे आप लाइट मारोगे तो वो इतनी ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कम ब्राइटनेस है। लेकिन शीशा बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए शीशा ज़्यादा ब्राइटनेस देता है। तो बताइए सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस इन तीनों केस में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? इसकी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पर किसकी ब्राइटनेस होगी? इसकी। और थर्ड नंबर पर इसकी। समझ में आ गया? अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है मर्क्यूरी। ठीक, इसका क्या नाम है? वीनस।
इसका क्या नाम है, अर्थ। तो ध्यान रखिए, जो एल्बिडो है मरकरी की वो 12% है, और एल्बिडो है वीनस की वो 75% है, और एल्बिडो है हमारे अर्थ की वो 30% है। तो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन करते हैं बंद, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद द रिफ्लेक्टेड लाइट्स। अभी बताया था मैंने कि जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा ब्राइटनेस। बिल्कुल सही है। द एल्बिडो ऑफ द मर्क्यूरी इज मच ग्रेटर देन द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। नहीं, मर्क्यूरी की कितनी है, कितनी बताई थी, 12%, और एल्बिडो ऑफ अर्थ की कितनी बताई थी मैंने, ओनली 30%, 29.8% है, लेकिन उसको अप्रॉक्सीमेट 30% कर लेते हैं। और वीनस की कितनी बताई थी, 75%। ज़्यादा एल्बिडो है, मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वीनस से, इसलिए सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है सभी प्लेनेट में से। अब देखिए, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एल्बिडो ऑफ मर्क्यूरी इज मच लेसर है देन द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ का ए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। अच्छा, इसका मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। आइए हमारी ब्लैक स्क्रीन में ये है। पहले एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखो, ये है आग। ठीक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है 5 मीटर पे, 5 मीटर पे। एक और ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको रखा जा रहा है 10 मीटर पे। अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए कि सबसे कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सबसे पहले गर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सबसे पहले गर्म हो जाएगा, जो 5 मीटर वाला या 10 मीटर वाला। तो कॉमन सेंस की बात है, जो सबसे ज़्यादा पास होगा हीट के वो जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा गर्म होगा ये, और फिर लेट कौन सा गर्म होगा, ये। ठीक, अब यही अप्लाई करते हैं हम अपने सन में। अब देखो, सन है, सबसे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, मर्क्यूरी। फिर उसके बाद कौन सा है, वीनस, और सबसे लास्ट में कौन सा है, नेपट्टून। ठीक, अब देखो सबसे ज़्यादा पास में कौन सा है, मर्क्यूरी। ठीक, क्या मर्क्यूरी सबसे हॉटेस्ट है, आंसर है नहीं। तो हॉटेस्ट कौन सा है, वीनस। लेकिन सबसे पास में तो मर्क्यूरी है। देखो, जो सन से ही तो हीट मिलती है, तो मर्क्यूरी पास में है, मर्क्यूरी पास में सन के, तो सबसे ज़्यादा पास में, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा मर्क्यूरी होना चाहिए। लेकिन आंसर है इसका वीनस। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मर्क्यूरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं का मतलब गैसेस नहीं है। अब गैसेस नहीं है तो उसका मतलब क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। ठीक है, याद रखना, मर्क्यूरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस नहीं है, गैसेस नहीं है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिए। अब वीनस, वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, तो आंसर है यस, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सी है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, किस पर, वीनस पर, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे दूर कौन सा है, नेपट्टून, इसलिए नेपट्टून है। ध्यान रखने का, ये थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है ना। तो सन, मर्क्यूरी, वीनस और नेपट्टून। आपको पता चल गया होगा कि मर्क्यूरी पास एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर ना होने के कारण ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। वीनस, वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसमें, इसलिए सबसे हॉटेस्ट है। सबसे लास्ट में कौन सा है, नेपट्टून, क्योंकि बहुत दूर है, काफ़ी दूर है सन से, इसलिए सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपट्टून है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ा जाए। द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, ध्यान रखिएगा, वीनस। अगर हॉटेस्ट को काट दूँ और मैं यहाँ पे ब्राइटेस्ट लिख दूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ना, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज वीनस। ओके, या वो चैनल को वो करते ना, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब क्या बोलते हैं यार उसको, सब्सक्राइब। एक रील देखी थी तो उसमें ऐसे बोला था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का प्रोनाउंसिएशन नहीं करवा रहा था, तो उसको सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। तो ऐसे ही मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
विच प्लैनेट इज़ नॉन एज अ इवनिंग स्टार, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज अ इवनिंग स्टार, देखो वो है हमारा वीनस। वीनस सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस है, सबसे ज़्यादा चमकीला है, तो इसलिए वो इवनिंग के टाइम पे भी दिखता है और मॉर्निंग के टाइम पे भी दिखता है। वीनस सबसे ज़्यादा चमकीला होने के कारण मॉर्निंग टाइम पे भी दिखता है और इवनिंग के टाइम पे भी दिखता है, इसलिए हमारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है इसको और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस इज आल्सो नोन एज अ इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ मॉर्निंग स्टार। अभी मैंने बताया था कौन सा, वीनस, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार वीनस को। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 AR का है, असर्शन और रीजन का। पहला पढ़ते हैं असर्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल। ठीक, रीजन पढ़ते हैं, वीनस हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। अभी मैंने बताया था वीनस है, वीनस में सबसे ज़्यादा वीनस है, वीनस में एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए उनको लगता है, विज्ञानियों को लगता है, नासा वालों को लगता है कि ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वीनस के ऊपर। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9, द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वीनस पे पूछे जाते हैं, वो सबसे हॉटेस्ट है सबसे कोल्ड है, सबसे हॉटेस्ट है, सबसे ब्राइटनेस है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए ट्विन सिस्टर कौन सा है, वीनस। क्यों, क्योंकि इनका जो मास है अर्थ का और वीनस का जो मास है वो अप्रोक्स सेम है, मास अप्रोक्स सेम है और अप्रोक्स साइज भी सेम ही है, ध्यान रखिएगा, मास भी सेम है और साइज भी दोनों का सेम है, इसलिए वीनस को ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट अर्थ वाज स्पेरिकल। रियल में अर्थ स्पेरिकल है, अर्थ स्पेरिकल शेप में नहीं है। अगर एग्जैक्टली ये पूछा जाए कि अर्थ की शेप कैसे है तो देखना है जियोइड है, GEOID, क्या है, जियोइड है। लेकिन किसने कहा था कि अर्थ हमारी स्पेरिकल है, तो वो कहा था हमारे अरिस्टल के द्वारा। ठीक है, अरिस्टल के द्वारा कहा गया था कि अर्थ हमारी स्पेरिकल शेप में है। ओके, उससे पहले ये सोचा जाता था कि डिस्क शेप में है ना, एकदम फ्लैट शेप में। अब देखो, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा तो मैंने कोपरनिकस और टॉलमी के द्वारा दो कंसेप्ट दिए गए थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। कोपरनिकस के द्वारा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी और टॉलमी के द्वारा जियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कोपरनिकस के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है और टॉलमी के द्वारा जियोसेंट्रिक थ्योरी पूछा जाता है। और स्ट्रैबो कौन है, स्ट्रैबो हमारे फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी है, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। इन्होंने बाउंड्री को डिफाइन किया था कि बाउंड्री क्या होती है और बाउंड्री को क्लासीफाई भी किया था। अगर आप पीजीटी के स्टूडेंट हो, पीजीटी एंड टीजीटी देते हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो आपको पता होगा स्ट्रैबो के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, किसने सबसे पहले ये कहा था कि अर्थ हमारी स्पेरिकल है, तो आंसर क्या होगा, एरिस्टल। क्वेश्चन नंबर 11, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, फैक्चुअल एकदम से रटना है आपको, डायमीटर कितना है, 12,800 किलोमीटर। ठीक, अगर डायमीटर को हटा के अगर रेडियस पूछ लिया जाए तो आप लोग जानते हो रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो कितना हो जाएगा, 600। अप्रॉक्स है 600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट ए और रीजन। ओके, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द अर्थ टू अनदर प्लेस ऑफ द हाई लैटिट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज। ओके, रीजन, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। देखिए इसको हम बताते हैं आपको ब्लैंक स्क्रीन में, ब्लैंक स्क्रीन पेश की जाए। हाँ, अब देखिए यह है हमारी अर्थ, यहाँ पर हमारा बीच में इक्वेटर, यहाँ पर हमारा पोल। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़, ग्रेविटी इक्वेटर पर मिनिमम है, क्या है, मिनिमम। अब पोल पर ग्रेविटी मैक्सिमम है, क्यों, ऐसा क्यों, इक्वेटर पर मैक्सिमम, इक्वेटर मिनिमम क्यों है और पोल पर मैक्सिमम क्यों है,
बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। डायमीटर ज़्यादा है इक्वेटर पे और पोल पे डायमीटर कम है, इसलिए हमारा ग्रेविटी मिनिमम है इक्वेटर पे और पोल पे मैक्सिमम है। तो ध्यान रखिए। अब देखो वेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। वेट क्या होता है? एम जी। एम तो कांस्टेंट होता है, मास बचता है अब ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। अगर देखो वेट मैं यहाँ पर नापूँ, वेट क्या होगा? जी। मास को हम हटा देते हैं, वेट जी। तो जितना कम ग्रेविटी उतना कम वेट, ठीक है। ग्रेविटी कम तो वेट कम, अगर ग्रेविटी ज़्यादा तो वेट भी ज़्यादा, ठीक है। कहने का मतलब यह है, अगर हम इक्वेटर से लेके पोल तक जाएंगे, अगर हम इक्वेटर से लेके पोल तक जाएंगे तो हमारा वेट इंक्रीज़ होते जाएगा, हमारा वेट इंक्रीज़ होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इक्वेटर पर कम है और पोल पर ज़्यादा है, तो मतलब इक्वेटर से लेके पोल पर जाएंगे तो हमारे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वेट। अब देखिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फिर से स्टेटमेंट पढ़ा जाए। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन अर्थ टू अनदर प्लेस ऑफ हाई लैटिट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज। मैंने अभी बताया था, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो वेट आपका बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी यहाँ पर इक्वेटर पर कम है और पोल पर ग्रेविटी मैक्सिमम है, इसलिए वेट भी इक्वेटर से पोल पर जब जाते हैं तो बढ़ता है। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। बिल्कुल सही है, अर्थ हमारा परफेक्ट स्फीयर नहीं है, क्योंकि अर्थ इस तरीके से है। यहाँ पर जो इक्वेटर पे है, ठीक है, जो इक्वेटर पे है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई है और जो पोल पे है वो थोड़ी सी चिपटी हुई है, ठीक है। तो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, बिल्कुल सही है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है और इसी की वजह से ग्रेविटी मैक्सिमम और मिनिमम है। तो इसका क्या है? both statements are correct and R is a correct explanation of A। तो मतलब ये वाला 12th का A। क्वेश्चन नंबर 13। Unlike the fluid core of the earth, the core of the moon is plasma, volatile gas, viscous liquid या solid। तो इसका आंसर है viscous solid। ये आने की संभावना है मून से, क्योंकि मून अभी रिसेंटली चला है ना चंद्रयान 3, उसकी वजह से। तो देखना कोर ऑफ द मून इज विस्कस लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 14। टाइम टेकन बाय द अर्थ एमिट फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ इज 8 मिनट्स। ध्यान रखना, सन से अर्थ तक लाइट जो आती है उसको कितना टाइम लग जाता है? 8.3 मिनट्स। अगर ये क्वेश्चन सेकंड्स में लिखा होता, ठीक है, मिनट्स का सेकंड में होता, तो आंसर क्या होता? 500 सेकेंड्स। ध्यान रखिएगा, टाइम टेकन बाय द अर्थ इमिटेड फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ इज 8.3 मिनट्स और 500 सेकेंड्स, 500 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। देखिए ये हमारी अर्थ, तो सबसे पास में कौन सा स्टार है? वो है सन। कौन सा है? सन। सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है? ध्यान रखना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? सन। और सेकंड नियरेस्ट कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो है 15 का सी। और सेकंड नियरेस्ट कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। ओके, ये अर्थ है, अर्थ के जो सबसे पास में जो प्लैनेट है वो कौन सा है? वो है हमारा विनस, ठीक है। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? मार्स। सेकंड नंबर पर कौन सा है? मार्स। अब पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। ओके, प्लूटो नहीं, मार्स है, सैटर्न नहीं, जुपिटर नहीं। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है? मार्स। और मार्स ना होता, ठीक, और यहाँ पर तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी शायद इसी के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 17। अब पढ़ना, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ इज। देखो कितनी बार पूछा गया, UPPCS 921, 933, 937, 2002, 2012। देखो ऐसे क्वेश्चन लगते हैं बहुत चिलवा हलवा टाइप के कि क्या क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको करते हैं हम इग्नोर और फिर आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, फिर हमारी हालत हो जाती है टाइट। तो इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ, अभी मैंने बताया था कौन से 2 प्लैनेट थे, एक तो विनस, दूसरा मार्स। तो इसमें आया विनस और मार्स दोनों आए, तो
क्या आ जाएगा, वीनस। सबसे ज़्यादा पास में कौन सा है, वीनस, फिर उसके बाद मार्स। क्वेश्चन नंबर 18, इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन अर्थ टेक कितना लेते हैं, 365.25 डेज। ठीक है, 365.25 डेज। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और, 365 डेज, 6 आवर्स, 9 मिनट्स और 9.51 सेकेंड्स। ठीक है, 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9.51 सेकेंड्स लेता है अर्थ सन के रेवोल्यूशन में। अब देखिए इसी में आपका एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, कौन सा, लीप ईयर का, कि 4 साल बाद फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं। क्यों होते हैं, अब देखो हम काउंट करते हैं 365 डेज़ को और हम इग्नोर कर देते हैं 6 घंटे को। अब इसमें हम ये भी इग्नोर कर रहे हैं, हम ओनली ले रहे हैं 6 घंटे वाले को, हम 6 घंटे को इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए 6 पहली साल 6 घंटे, दूसरी साल उसमें भी 6 घंटे, तीसरी साल उसमें 6 घंटे और चौथी साल उसमें भी 6 घंटे। 6 4 जा हो गया 24 डेज, सॉरी 24 आवर्स, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का मतलब 1 डे। ठीक है, इसलिए लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं 4 साल बाद। क्यों, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, इन 6 घंटों को प्लस कर दिया जाता है तो 24 आवर्स बनते हैं और 24 आवर्स का हमारा 1 डे होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर है, 18 का बी, 365.25 डेज। क्वेश्चन नंबर 19, एट विच एवरेज स्पीड ऑफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कितनी है, एग्जैक्टली 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज नियरली, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस कितना है, लगभग 40,000 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा अर्थ की सर्कमफ्रेंस कितनी है, 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ कितना, 23.5। ये तो फैक्चुअल है, डायरेक्ट फैक्ट याद करते रहो, अर्थ का एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5। 22, द कॉज ऑफ डे एंड नाइट किस लिए होते हैं, डे ऑफ नाइट, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। 23 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओवन एक्सिस अकाउंट फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। कौन थे वो, आर्यभट्ट साहब थे। ध्यान रखना, कोपरनिकस, प्टोलेमी जब पैदा भी नहीं हुए थे उनसे पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था कि जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और हमारा अर्थ है वो हमारे सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। जब प्टोलेमी, कोपरनिकस, न्यूटन फ्यूटन पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले आर्यभट्ट जी ने बता दिया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24th, सॉरी 25th, 24th आई थिंक हम खा गए। 25, सीजनल चेंज आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ मून्स। ओके, रेवोल्यूशन अराउंड द सन बिल्कुल सही है, एक्सल टिल्ट बाय 23.5 डिग्री ये भी सही है। तो ध्यान रखना सीजनल चेंज दो कारण है, मेनली रेवोल्यूशन अराउंड द सन, लेकिन हल्का हल्का कंट्रीब्यूशन हमारा एक्सल टिल्ट बाय 23.5 डिग्री भी करता है, तो 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा सियाल, सीमा और नीफे का, है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। SI सिलिका, AL मतलब एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, NI निकल, NiCle निकल, F मतलब आयरन। तो बताइए कोर इज मेनली मेड अप ऑफ आयरन। ठीक, ध्यान रखना आयरन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। आप जानते हो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसकी है, जुपिटर के पास। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे हैवीएस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ए, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 28,
अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट्स टेक द मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। बताओ कौन सा लेगा। मैंने बताया था आपको, सन जो जितना दूर होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसका आंसर है जुपिटर, 28 का बी। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 29, द रिंग ऑफ द जुपिटर इज कंपोज्ड ऑफ किसके, सिलिकेट्स के। देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जितने भी प्लैनेट्स होते हैं कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, इन सभी के पास रिंग्स हैं। ध्यान रखना, उन सभी के पास रिंग्स है। और किन से बनती है, सिलिकेट से। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ अ रिंग अराउंड इट। तो ध्यान रखिएगा, सैटर्न, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद चारों प्लैनेट्स के पास, मतलब जुवियन जैन प्लैनेट्स भी कहते हैं, जुवियन और जैन प्लैनेट्स सभी के पास रिंग्स होती हैं। ठीक है, सभी के पास रिंग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट। टाइटन किसका है, तो ध्यान रखना सैटर्न का। फेमस है, काफ़ी फेमस है। अगर मैं यहाँ पर टाइटन को हटा दूँ और मैं लिख दूँ गैनेमेड, आपको पहले बता चुका ये वाला, यूरोपा। ठीक है, तो तो ये सारे मून किसके हैं, ध्यान रखना जुपिटर के। ठीक, सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है, अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूँ लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट, ये हटा दूँ लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट, फिर क्या हो जाएगा, गैनेमेड। सबसे स्मॉलेस्ट मून कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मून डैमोस। ठीक है, मार्स के पास दो प्लैनेट्स हैं, एक है पैबोस, एक है डायमोस। ठीक है, डायमोस है वो सबसे स्मॉलेस्ट मून है, और सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है, जुपिटर का गैनीमेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स 84 ईयर्स। ठीक है, कितने साल लेते हैं, 84 ईयर्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी कुछ ज़्यादा आगे निकला है। क्वेश्चन नंबर 33, द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। देखो ये मैंने आपको पहले उसमें बताया था, पहले सेकंड कुछ ऐसे बताया था कि जितना दूर, मैंने आग वाला एग्जांपल दिया था ना 5 मीटर 10 मीटर वाला, तो जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा कोल्ड। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, नेपट्टून। तो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा हो गया, नेपट्टून, है ना। शायद गलती हो गई, नंबरिंग में गलती हो गई, 36 आ गया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। आउटर मोस्ट लेयर कौन से होते हैं, कोरोना। ठीक है, लिथोस्फीयर हमारी अर्थ की है, लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। एटमोस्फीयर वाली नहीं होती, उसमें लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, उसका क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर, ये हमारी सन की हैं। लेकिन सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, कोरोना की होती है। क्वेश्चन नंबर 36, द प्लैनेट इमिट ग्रीन लाइट इज। कौन सा प्लैनेट है जो ग्रीन लाइट को इमिट करता है, तो ध्यान रखिएगा यूरेनस है। कौन सा है, यूरेनस। देखिए यूरेनस है, उसके पास एटमॉस्फेयर है, उसके पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, मीथेन। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, मीथेन गैस। और यहाँ से लाइट आती है। देखो प्राइमरी लाइट्स कौन सी होती हैं, तीन लाइट्स होती हैं प्राइमरी लाइट्स। कौन से कलर, सॉरी लाइट बोल रहा हूँ, कौन से कलर्स होते हैं प्राइमरी, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं कॉम्बिनेशन से हमारे सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो प्राइमरी कलर्स ये होता है। अब देखो जो मीथेन गैस होती है वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट करती है ग्रीन और ब्लू कलर को। ध्यान रखिएगा मीथेन गैस रेड कलर को एब्जॉर्ब करती है और ग्रीन और ब्लू को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए ग्रीन लाइट इमिट होती है कौन से, यूरेनस से। 38th, सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ थ्रू रेडिएशन। आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन, ये तीनों के तीनों हमारे प्रोसेस है हीट को ट्रांसफ़र करने के। कंडक्शन किस में यूज़ होता है, कंडक्शन होता है हमारे सॉलिड मेटल में, है ना। जैसे यहाँ पर आग लगी हुई है और हमने यहाँ पर एक आयरन रॉड को यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर हम टच कर रहे हैं आग से, लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी सेकेंड एंड पे। ठीक है, सेकेंड पोल पे भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कंडक्शंस। कन्वेक्शन, देखो ये है बाउल और इसमें है हमारा पानी, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। और फिजिक्स का जब चैप्टर पढ़ा जाएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम इसको भी बड़े कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में। और यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, जैसे वो गर्म हो जाएंगे वो अपने प्लेस को रिप्लेस कर देंगे, मतलब प्लेस जो
जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर चलेंगे और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन। और रेडिएशन, जब आप ठंड में जब आग तापते होंगे तो यहाँ पर हाथ रखते हैं, दूर हाथ रखते हैं और आग यहाँ पर, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, इसको बोलते हैं हम रेडिएशन। अब देखिए सन यहाँ पर और अर्थ यहाँ पर, कंडक्शन हो नहीं सकता क्योंकि सॉलिड कुछ है नहीं, कन्वेक्शन है नहीं क्योंकि लिक्विड है नहीं, बचता क्या है, रेडिएशन। तो सोलर एनर्जी रिसीव बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, तो वो तो अलग ही चीज़ पड़ जाता है। क्वेश्चन 39, विच प्लैनेट लुक रेडिश इन द नाइट स्काई? कौन सा है रेडिश? तो कौन सा है, मार्स। ठीक है, विच प्लैनेट लुक रेडिश इन द नाइट स्काई? मार्स। क्वेश्चन नंबर 40, द मास ऑफ द जुपिटर इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 ऑफ द सोलर मास। ध्यान रखिएगा जो जुपिटर का मास है वो कितना है, 1/1000, 1/1000 सोलर मास। क्वेश्चन नंबर 41, द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द शैडो कास्ट ड्यूरिंग द इक्लिप्सेस, दैट है ना अम्ब्रा है। कौन सी, अम्ब्रा। देखो ये है हमारा सन, ये है हमारा अर्थ, और ये आता है हमारा मून। अब यहाँ से सनलाइट आई, ये वाला पोर्शन ये होगा हमारा अम्ब्रा। ठीक है, ये होगी हमारी शेडो, ये क्या होगी हमारी शेडो होगी, तो ये होगा अम्ब्रा। और यहाँ से भी ऐसे आपने डायग्राम देखा होगा एक, है ना, ये होता है हमारा पैनम्ब्रा। ये डार्क होती है लेकिन इतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती, और ये सबसे ज़्यादा डार्केस्ट होती है, ये सबसे ज़्यादा डार्केस्ट होती है कौन सी, अम्ब्रा की। तो डार्केस्ट पोजीशन कौन सी होती है, अम्ब्रा। कोरोना तो लेयर है और ब्लैक होल है नहीं। 42, विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन? मैंने बता रखा था आपको, नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन, और सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, द 4 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग साइज। देखो मैंने आपको बता के रखा था कि एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो भी प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद कौन से आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। जैसे आप नीचे जाओगे वैसे आपकी जो साइज़ है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर उसके बाद नेपट्टून। अब आता है हमारा ऊपर वाले, ये तो आउटर प्लैनेट्स हैं। अब आते हैं इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कितने होते हैं, 4। कौन से? अर्थ, सबसे बड़ा कौन सा होता है, अर्थ। अर्थ के बाद आता है हमारा वीनस। दो ट्विन सिस्टर कहा जाता है अर्थ और वीनस को, क्यों? क्योंकि इनका जो साइज़ है और जो मास है वो अप्रॉक्स सेम है, तो इसलिए अर्थ के बाद वीनस, फिर उसके बाद मार्स, फिर उसका मरकरी। आप जानते हो मरकरी तो सबसे छोटा प्लैनेट है। तो फिर से अरेंज करते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड देन मरकरी। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ा जाए, द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग साइज। जुपिटर, मरकरी नहीं, मरकरी जुपिटर नहीं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून, बिल्कुल सही है। जुपिटर, मरकरी नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है आंसर। क्वेश्चन 44, द मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गैलीलियो। देखो इसका ये शायद नंबर गलत हो गया, 1 2 3 4 था, तो कोई बात नहीं, टाइपिंग करते समय थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो मिल्की वे किसके द्वारा ऑब्जर्व की गई थी, सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा। कोपरनिकस आप जानते ही हो, और न्यूटन के बारे में आप जानते हो, और मार्टिन सेमिडिस्ट के बारे में आप जानते होंगे। 45, द एस्ट्रॉयड रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन। देखो मैंने आप क्या बताया था, एस्ट्रॉयड बेल्ट किस किस के बीच में होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में। एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में ये हमारी बाउंड्री होती है, ठीक है। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से ऊपर वाले, मतलब सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में जो प्लैनेट्स होते हैं उनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट के नीचे बियॉन्ड, ठीक है, नीचे या बियॉन्ड, उनको कौन सा कहते हैं, उनको आउटर प्लैनेट्स या जूबियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। कौन से, जूबियन प्लैनेट्स। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर होती है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। 46, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टार इज ड्यू टू। देखो अगर क्वेश्चन ये पूछा था कि जो स्टार की जो एनर्जी है वो कौन से रिएक्शन से बनती है, न्यूक्लियर फ्यूशन, FUSSION, या न्यूक्लियर फिशन, FISSION, ठीक है। तो आंसर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूशन। देखो फ्यूशन का मतलब क्या होता है, FU, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, FU, यू क्या है, हमारा बाउल की तरह, कटोरी की तरह, ग्लास की तरह,
अगर आप दो चीज़ इसमें डाल दोगे, कोई भी दो चीज़ डाल दोगे तो वो एक चीज़ बन जाएगी, दो चीज़ डाल दोगे तो वो एक चीज़ बन जाएगी। जैसे कि अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलाया तो हमारी एक चीज़ बन जाती है क्या, हीलियम। दो हाइड्रोजन को प्लस करके, दो हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बन जाती है, और यही हमारा एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। अगर रिएक्शन पूछा जाता तो न्यूक्लियर फ्यूशन, FUSSION। ठीक है, और इसी रिएक्शन को यूज़ करके हमारा हाइड्रोजन बम भी बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम। और न्यूक्लियर फिशन से एटम बम, न्यूक्लियर फिशन से एटम बम और न्यूक्लियर फ्यूशन से हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन नंबर 47, द टर्म सिग्वे, है ना, सिग्वी साइज की इज रेफर्ड टू व्हेन। ठीक है, ये एक पोजीशन होती है, ये एक पोजीशन होती है जिसमें मून, सन और अर्थ हमारे स्ट्रेट लाइन में होते हैं। सन, मून और अर्थ हमारे स्ट्रेट लाइन में कहते हैं, उसको हम सेज की कहते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सा है। अर्थ इज एट अ पेरिहेलोन एंड मून एट द पेरिगी, नहीं, अर्थ इज एट अ पेरिहेलोन और मून एट अ एपोगी, नहीं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ना, लास्ट वाला क्या है, मून सन एंड अर्थ लाई अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है। 47 का डी, मून सन एंड अर्थ लाई एट अ स्ट्रेट लाइन। आपने अगर टाइड्स पढ़ी होंगी तो नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड्स, जब हमारा मून, सन और अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में होती है तो कौन सी टाइड होती है, ध्यान रखना, स्प्रिंग टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड। और नीप टाइड जब हमारे तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पर अर्थ या सन मान लो, सन, मून और अर्थ, तो कौन सी टाइड बनती है, नीप टाइड। जब नीप टाइड वाला क्वेश्चन वो चैप्टर पढ़ा जाएगा तो उसमें काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया जाएगा। 48 विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट ईयर। तो बताइए कौन सा है लॉन्गेस्ट डे, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें लॉन्गेस्ट डे होता है। डे कैसे होता है, रोटेशन से, डे कैसे होता है, रोटेशन से। और ईयर किससे होती है, साल किससे होती है, रेवोल्यूशन से। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका रोटेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेवोल्यूशन, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर होता है आपके पास मरक्यूरी। ठीक है, याद रखना कौन सा है, मरक्यूरी। विच प्लैनेट हैज़ अ लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट ईयर, मरक्यूरी। 49 टाइटन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। टाइटन लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट किसकी है, सैटर्न की। ठीक है, अब देखिए फेमस है हमारे जुपिटर का, जुपिटर के कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून है, उसको आपको याद होना चाहिए। एक हमारा जेनेविड्स, GANYMEDE, जेनेविड्स, ईओ और यूरोपा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये तीनों टर्म्स को लिखा जाता है, जेनेविड्स, ईओ, यूरोपा क्या है, मून है, एस्ट्रॉयड है, सैटेलाइट्स है या क्या है। ठीक है, तो ये है हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स, मतलब मून्स हैं, किसकी हैं, जुपिटर। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, मतलब लार्जेस्ट मून कौन सा है, तो जेनेमिड्स। ठीक है, जेनेमिड सबसे बड़ा मून है, सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट्स है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मार्स के दो सैटेलाइट्स, सॉरी हाँ, दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, दो मून्स हैं, कौन से, एक पैबोस, PABOS, पैबोस, और एक दाइमोस। ठीक है, ध्यान रखें कभी कभी ये पूछा जाता है पैमोस और डेमोस किसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, तो किसके, मार्स के। और यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट या स्मॉलेस्ट मून, तो कौन सा होगा, डेमोस, कौन सा होगा, डेमोस। ठीक, अच्छा मरकरी और विनस पर कितने सैटेलाइट्स हैं, कितने मून्स हैं, तो है आंसर 9, उसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, द ब्लू मून फिनोमिनन एकर्स, देखो ब्लू मून कब होता है, जब एक ही मंथ में, सेम मंथ में जब दो फुल मून हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन टू फुल मून अकर्स इन द सेम मंथ, सेम मंथ में दो फुल मून दिख जाते हैं तो उसको ब्लू मून फिनोमिनन कहते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मून, एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स के ऊपर PYQs होंगे। जी धन्यवाद।